हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। लास्ट वीडियो में हमने प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स समझ लिया। इस वीडियो के अंदर डेडिकेटेडली हम सेक्शन नंबर 12 को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज के बारे में सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो भाई इसके अंदर सबसे पहले तो देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम वे जैसा कि हमारे पास गुड्स के केस में भी था कि एक होता है हमारा जनरल रूल और फिर आता है कुछ अलग अलग चीजों के स्पेसिफिक आपके सेक्शंस। ठीक है, तो इसमें भी यही है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज। तो भाई यहां पर हमारे पास क्या आता है, एक तो आता है आपका जनरल रूल, जनरल रूल जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 12(2) के अंदर, 12(2) के अंदर। फिर आते हैं आपके स्पेसिफिक रूल्स जो कि कुछ अलग अलग टाइप की सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली मेंशन करे गए हैं। तो उनके ऊपर वो पर्टिकुलर सर्विस अगर आपको नजर आती है तो उसको जो सेक्शन में मेंशन किया गया है आपको उसी तरीके से डील करना है। ठीक है, अगर आपको उस लिस्ट में से जो मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूं उन पर्टिकुलर सर्विसेज के अलावा कुछ भी और नजर आता है तो आप उसको जनरल रूल में जाके रख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर चीज करनी है। स्पेसिफिक रूल के अंदर यहां पर देखो, थोड़ा सा देखो, गुड्स के कंपैरिजन में सर्विसेज का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट उसको आसान मैं बनाऊंगा। आपको बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है और समझना है एंड तक। तो भाई सबसे पहले स्पेसिफिक रूल के अंदर, ठीक है, हमारे पास दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। एक होगा B2B स्पेसिफिकली, कि कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि अगर B2B के अंदर कवर्ड हैं, B2B यानी आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी और सामने वाले बिजनेसमैन को वो चीज बेच रहे हो, तो भाई अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस हैं जो लिस्ट होगी तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बिना किसी चिंता के आपको उस रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस है उसको बना देना है। और दूसरी होगी मिक्स, जो कि B2B भी हो सकती है या फिर आपका B2C भी हो सकती है। तो ये सेपरेट लिस्ट है। तो यानी कि एक लिस्ट आपकी आने वाली है डेडिकेटेडली B2B के लिए। अगर उसमें से आपको कोई चीज नजर आती है तो सीधा सीधा आप उसको रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस के ऊपर कर दोगे, बात खत्म, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए। दूसरी आपकी आती है मिक्स, जिसके अंदर वो जो पर्टिकुलर सर्विस है उसके हिसाब से आपको जो सर्कमस्टांस बताए जाएंगे तो उसको आपको वहां पे करना है। तो आपको बेसिकली इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर तीन चीजों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो जनरल रूल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर पर आपके पास लिस्ट की दो बाइफरकेशंस हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखते ही कि क्वेश्चन में आप देखोगे पहले जो रिसिपिएंट है वो कौन है। अगर वो बिजनेस है तो आपको देखना है कि वो बिजनेस वाली लिस्ट में से कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है या नहीं। अगर ऐसा है तो भाई सीधा सीधा रजिस्टर्ड पर्सन का पार्ट आ जाएगा उसके अंदर, आपका क्वेश्चन आसान। ठीक है, अगर B2C है वहां पर तो जनरली जो सर्विसेज हैं वो यहां पर अदर सेक्शंस में कवर्ड हैं या फिर 12(2) वाली ही सर्विस बन जाएगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये दो चीजें आपने क्वेश्चन को पढ़ते ही आइडेंटिफाई कर लिया अगर, तो उसके बाद आपका क्वेश्चन आसान है। लिस्ट को याद कैसे रखना है और इन चीजों को कैसे आपको रिटेन करना है वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल रूल की। तो भाई जनरल रूल हमारे पास क्या बनता है कि अगर आपका रेसिपिएंट कोई भी हो, वो रेसिपिएंट आपका बिजनेस भी हो सकता है, यानी कि आपका रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो जनरल रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एड्रेस है, अगर आपके पास एड्रेस है तो वो जो रेसिपिएंट का जो प्लेस है दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो भाई आपके पास लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर एड्रेस नहीं है तो आपका सप्लायर की जो लोकेशन है वो यहां पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो बेसिकली दो चीजें आ गई, रिसिपिएंट का अगर एड्रेस है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर सब एड्रेस नहीं है तो जो सप्लायर है वो तो पता होगा ना, जो सप्लायर खुद सप्लाई कर रहा है, तो दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। काफी आसान है आपका जनरल रूल। ठीक है, ये पार्ट हुआ खत्म। अब इसके बारे में नहीं सोचेंगे हम, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक एक एक आइटम्स की। ठीक है, अब मैं आपको विद न्यूमेरिक कोड यहां पर आपको एक चीज समझाने वाला हूं। तो B2B जो ट्रांजैक्शंस थी जिनके बारे में मैंने बताया कि कुछ ऐसी सप्लाईज हैं जो अगर B2B है तो सीधा भाई उस रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस होगा दैट विल बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई, उसके फालतू हमें कुछ देखना ही नहीं है।
ठीक है, कहाँ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कौन सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, हमें किसी भी चीज से मतलब नहीं रखना। तो ये लिस्ट वाली आइटम दिख जाए और B2B दिख जाए तो समझ लेना आपका क्वेश्चन हो गया आसान, बशर्ते आपको वो लिस्ट याद होनी चाहिए। तो वो सेक्शंस कौन कौन से हैं, तो भाई सबसे पहले आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 5, जो की बात करता है ट्रेनिंग एंड अप्रेजल की, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल। फिर आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 7, जो की बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स को लेके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। फिर आता है हमारे पास सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 8, जो की बात करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मेल एंड कुरियर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मेल या फिर कुरियर। उसके बाद आता है आपके पास सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 9, जो की बात करता है आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 13, और ये आपका है इंश्योरेंस सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है, ये जो पर्टिकुलर चीजें हैं, अगर आपको ये एग्जाम में नजर आती हैं और सामने वाला B2B है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी उस रजिस्टर्ड पर्सन की जो रेसिपिएंट है उसका जो प्लेस होगा दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट आपके लिए इतना आसान हो जाएगा। याद कैसे रखना है, B2B यानी कि क्या है, बिजनेस, बिजनेस को हम बोलते हैं कंपनी एक बार को। ठीक है, तो भाई देखो, एक कंपनी है जिसको अपनी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है। ठीक है, याद रखना, B2B यानी क्या, एक कंपनी, एक कंपनी है जिसको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है। ठीक है, उसके लिए उसको अपने जो एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज जो कि पैसेंजर होंगे, उसको एक जगह पर ले जाना होगा। ठीक है, अब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए कुछ चीजें भी चाहिएंगी, तो गुड्स भी ले जाने होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया। और जब रास्ते में आप इन सबको ले जा रहे हो तो भाई रिस्क है ना, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस भी करा लिया। ठीक है, तो ये जो एक स्टोरी मैंने आपको समझाई, इस स्टोरी के थ्रू आप इस पूरे के पूरे पॉइंट को याद रख सकते हो कि भाई B2B यानी कंपनी, कंपनी को इवेंट ऑर्गेनाइज कराना था एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए, उसके लिए उनको एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था, साथ में ट्रेनिंग के लिए कुछ सामान भी ले जाना था। और जब इतना सामान और इतने लोगों को आप लेके जा रहे हो तो रिस्क को कम करने के लिए उनका इंश्योरेंस भी कराया। दैट्स इट। ये जितनी भी चीजें हैं, इन सब पूरा का पूरा जो आपका, ये जो मैंने आपके सामने स्टोरी बनाई, ये अगर आपको इनमें से कोई भी एक आइटम एग्जाम में दिखती है, तो उस केस में कंपनी के साथ अगर वो आती है, या कोई बिजनेस या रजिस्टर्ड पर्सन कोई आता है, तो रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसका एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन किस तरीके से बन के आएगा कि भाई क्वेश्चन में आपको पूछा होगा कि एक कंपनी है, उसने ABC लिमिटेड को हायर किया ट्रेनिंग एंड अप्रेजल देने के लिए अपने एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल के लिए। ठीक है, कंपनी जो है वो है आपकी ABC लिमिटेड, नो सॉरी, जो कंपनी है वो है आपकी राजस्थान में, और जिसको उसने हायर किया है वो है आपकी हरियाणा में। लेकिन ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी इन दिल्ली, दिल्ली के ऑफिस के अंदर ये ट्रेनिंग दी जाएगी। तो भाई यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनना चाहिए, सप्लाई तो दी जा रही है दिल्ली में, सप्लाई देने वाला है हरियाणा में, कंपनी है राजस्थान की। तो भाई हमें पता है इसका आंसर क्या बनेगा, हमने अभी अभी पढ़ा है कि अगर ये बिजनेस है तो यानी कि कंपनी है तो ये बिजनेस है, और ट्रेनिंग एंड अप्रेजल की सर्विसेज ले रहा है, तो उस केस में हम ना दिल्ली देखेंगे, हम ना हरियाणा देखेंगे, हम देखेंगे कंपनी कहां की है, रजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस है दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें से कोई भी सर्विस, यहां पर ट्रेनिंग एंड अप्रेजल को हटा के आप कुछ भी यहां पर फिल इन द ब्लैंक में पुट कर लो, और आपका, आप इस तरीके से क्वेश्चन को या एग्जांपल को ड्राफ्ट करके अपने हिसाब से आंसर करके देख सकते हो। तो इन चीजों में अगर आपका ये फॉल कर रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप इस चीज को सीधा सीधा रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर डाल दो।
ठीक है, तो ये तो हुए हमारे इस क्वेश्चन के दो, सॉरी, इस कॉन्सेप्ट के दो पार्ट कंप्लीट। पहला पार्ट क्या था, एक जनरल रूल जो हमने देख लिया। दूसरा पार्ट क्या था कि ये जो लिस्ट है क्या, कि भाई एक दोबारा मेरे साथ रिपीट करो, एक कंपनी को अपना इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जिसमें उनको ट्रेनिंग देनी है एम्प्लॉयज को, उसके लिए एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, और साथ में कुछ सामान भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा, और अब जब रिस्क है तो उसका इंश्योरेंस भी कराना होगा। तो भाई ये जो स्टोरी अगर आपके सामने दिखती है एग्जाम में, तो क्या करना है, बिजनेस है या फिर रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, दैट्स इट, इजी हो जाता है ये, सिंपल। अब हम बात करते हैं जनरल चीजों को, इनके अंदर भी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी अगर बी टू बी नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो भाई देखो हम यहां पर अपना लॉजिक लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले इन्हीं को कवर करते हैं, उसके बाद बचे हुए सारे कॉन्सेप्ट्स को हम देख लेंगे। तो अगर मान लो यहां पर बी टू बी नहीं होगा तो क्या होगा, तो भाई ट्रेनिंग एंड अप्रेजल की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, तो भाई अगर मान लो ये बिजनेस नहीं है, अगर मैं लेता हूं, मैं ट्रेनिंग एंड अप्रेजल का ही एग्जांपल लेके चलता हूं सबसे पहले। ठीक है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, ठीक है, लेट्स सपोज मेरा नाम ए है, बी है सर्विस प्रोवाइडर, और सेम सिचुएशन है, मैंने बोला कि भाई दिल्ली में मेरा एक ऑफिस है, वहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, मैं एक कंपनी नहीं हूं, मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। ठीक है, तो उस केस में यहां पर क्या बनेगा आपका आंसर, कि भाई जहां पर वो इवेंट प्लेस हो रहा है दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। क्वाइट इजी। सेम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के बारे में। तो भाई ट्रेनिंग एंड अप्रेजल हमने कर लिया, मैं हाईलाइट करता जाता हूं जिसको हम डिस्कस कर लेंगे। ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, रजिस्टर्ड पर्सन को है तो प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर उसके अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, किसी और को है, तो उस केस के अंदर आपका क्या होगा, जहां पर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। सेम वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की अगर मैं बात करूं, तो जहां पर इवेंट हो रहा है दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक पॉइंट इसमें यह आता है कि मान लो इवेंट जो है कंट्री से बाहर हो रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, तो जब प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। तो भाई जैसे मान लो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट, तो भाई इसमें क्या हुआ, एक ए है और एक बी है। ठीक है, ये रेसिपिएंट है और ये आपका सप्लायर है। ठीक है, अब इस रेसिपिएंट ने बोला कि भाई सिंगापुर में एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है, इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, कोई शादी का फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है और आप इस चीज को कराओ वहां पर। ठीक है, इसने इसको बोला। अब यहां पर क्या हुआ कि भाई ये भी इंडिया में है, ये भी इंडिया में है, लेकिन इवेंट हो रहा है इंडिया से बाहर। तो नॉर्मली अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, जहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई बोल देते हैं, लेकिन अब प्लेस ऑफ सप्लाई तो बाहर हो गई ना, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई ना बनाए। तो भाई इस केस के अंदर जो रेसिपिएंट है, भले ही वो रजिस्टर्ड है नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता, वहां पर हमारे पास आपका जो है प्लेस जो है उसका अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो प्लेस है दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। कि भाई इंडिया से बाहर जा रहा है तो नहीं नहीं नहीं, उसको हम रोक लेंगे, हम रिसिपिएंट को पकड़ लेंगे। बेसिकली ये चीज यहां पर हो रही है। और अगर इंडिया में ही हो रहा है वो इवेंट, वो सिंगापुर में ना होके वो दिल्ली में ही वो इवेंट हो रहा है, तो जहां पर वो इवेंट हो रहा है दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, दो पॉइंट हो गए हमारे पास। अब आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में कौन सी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बननी चाहिए, तो भाई जहां से आपने गुड्स को हैंड ओवर किया दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है कि अगर मान लो आपका ट्रांसपोर्टेशन, देखो अब यहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन के केस में भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इंडिया से बाहर हो सकती है। हो सकता है कि आपको गुड्स एक्सपोर्ट नहीं, बट आपको बाहर आपको कोई फैमिली मेंबर रहता है, आपको उस तक गुड्स पहुंचाने हैं, तो क्या करोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के अंदर तो सीधा हमने रिसिपिएंट को बना दिया था, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, 12(2) लगा देंगे। ये चीज थोड़ी सी आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी, 12(2) यहां पर लग जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या आता है, आप सीधा यहां पर पहुंच जाओगे कि अगर एड्रेस है तो रेसिपिएंट, अगर एड्रेस नहीं है तो सप्लायर का जो प्लेस होगा दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर आता है हमारे पास पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो भाई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस भी सेम है, जहां से पैसेंजर चढ़ेगा दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां से जर्नी, जैसे गुड्स के अंदर भी जर्नी जहां से शुरू होगी दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, तो पैसेंजर भी जहां से चढ़ेगा वहां पर दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक कंडीशन यहां पर क्या हो सकती है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की,
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की, कि आपको मान लो ओला ने एक कूपन दिया कि भाई ये कूपन यूज करके आप कहीं से कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? तो भाई इस केस के अंदर, तो भाई जिस टाइम पे आपको ये चीज दी जा रही है कूपन, उस टाइम पे अब ये नहीं पता ओला को कि वो बंदा कहां से बैठेगा। हमने तो बस एक वो दे दिया कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना हो तो ये रहा कूपन, नेक्स्ट टाइम ये कूपन देके आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई वो पॉइंट ए क्या है, वो पॉइंट बी क्या है, मुझे तो नहीं पता। तो उस केस के अंदर आपको पॉइंट ऑफ एम्बार्क नहीं पता, तो वहां पर जो इस कूपन का जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी डिफाइंड एज 12(2). सिंपल, ठीक है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, 12(2) में ले जाके वहां पर रख दिया इसको, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करें तो भाई इंश्योरेंस सर्विस, इंश्योरेंस जो होता है वो ऐसे ही नहीं होता हवा में, उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इंश्योरेंस सर्विसेज जब प्रोवाइड कर रहे हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपके पास रिकॉर्ड होगा, आपके पास उसका एड्रेस होगा, तो वो जो एड्रेस होगा दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। तो भाई यहां पर ये हमने चीजें देख ली, मेजर पार्ट जो है ना चैप्टर का आप नोटिस करना आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, इन आइटम्स को अब जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है तो आपको ये फिल्टर लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आइटम उस स्टोरी में तो फॉल नहीं करती, ठीक है, और वो सामने वाला जो पर्सन है वो आपका, देखो पहली बात तो आइटम जो है वो स्टोरी में ना फॉल करे, ठीक है। दूसरा आता है आपका कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन को दिए जा रही है या नहीं, ठीक है, वो जो स्टोरी वाला पार्ट है वो कहीं रजिस्टर्ड पर्सन को तो नहीं दी जा रही। थर्ड पार्ट ये देखोगे कि चलो यहां से भी आप निकल गए कि ना तो वो उस स्टोरी में फॉल कर रही है ना उस रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है। फिर देखेंगे कि अदर सेक्शंस जो हैं इनके अलावा, देखो हमने बीच बीच में सेक्शन उठाए हैं, हमने 12(5) लिया, 12(7) लिया, 12(8) लिया, 12(9), 12(13) लिया, तो इनके अलावा जो सेक्शन बच गए हैं तो क्या उनमें तो फॉल नहीं करता अदर सेक्शंस में? और अगर इन सब में फॉल करता है तो उसमें जो कहा गया है वही कर दो चुपचाप, और अगर उनमें फॉल नहीं करता तो आपका लास्ट में जाके क्या आ जाएगा, 12(2) आ जाएगा, ठीक है। तो पहले तो स्पेसिफिकली जो लॉ में मेंशन, देखो एक एक जनरल रूल होता है, जब भी आप कोई भी लॉ की चीजें पढ़ रहे हो देयर इज अ स्पेसिफिक वर्सेस जनरल, ठीक है। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या कहता है पहले हमें वो देखना है, जैसा कि इन आइटम्स को लेके स्पेसिफिक प्रोविजन ये कहता है कि ये चीजें रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। वो नहीं है तो हम आगे देखेंगे, वो हुआ तो वहीं हम रुक जाएंगे, ठीक है। वो नहीं है तो उसके बाद हम आगे देखेंगे कि क्या सेक्शन कहता है, उनमें भी नहीं है अगर, तो हम फिर जनरल रूल पे चले जाएंगे कि भाई ये 12(2) क्या कहता है। तो इस तरीके से आपको कोई भी लॉ, नॉट जस्ट दिस चैप्टर, नॉट जस्ट जीएसटी, नॉट जस्ट इनकम टैक्स, आप उसके अलावा कुछ भी पढ़ोगे, आप लॉ पढ़ रहे हो कहीं पे भी पढ़ रहे हो, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। देयर विल कम जनरल सेक्शंस, देयर विल आल्सो कम स्पेसिफिक सेक्शंस, और ये डिफरेंशिएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे तक के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम करते हैं इनके बाद के बचे हुए सेक्शंस को, ठीक है। अब देखो आपके पास आते हैं कैसे, एक तो आता है आपका रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, सेक्शन नंबर 12(4), ठीक है, सेक्शन नंबर 12(4), ये आपका आता है रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, जो आपकी बार्बर शॉप्स होती हैं, पार्लर्स होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग, ओके। उसके बाद आता है आपका फिटनेस, जिम, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट आ गया आपका, और आपका साथ में आता है यहां पर हेल्थ ट्रीटमेंट और इंक्लूडिंग प्लास्टिक सर्जरी, हेल्थ ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जरीज। अब इसमें एक चीज कॉमन देखो, ये आपकी सारी की सारी आपको अच्छा फील कराने वाली चीजें हैं, ठीक है। आप रेस्टोरेंट जाते हो, अच्छा खाते हो, आपको अच्छा लगता है, आप कहीं पार्टी में जा रहे हो वहां पर केटरिंग है, यू विल फील गुड, ठीक है। पर्सनल ग्रूमिंग करके अच्छा लगता है, फिटनेस में जिम जाके आप फिट लगोगे, अच्छे लगोगे, आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने के लिए आप अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, और ज़्यादा ही आप ये सब करके थक गए हो अगर, तो आपको हेल्थ ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है, और उसमें ब्यूटी का आपका प्लास्टिक सर्जरीज भी इंक्लूड होता है। तो भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो भाई इनका ये इस नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं, यहां पर आपका जहां पर इन चीज़ों को परफॉर्म किया जा रहा है, रेस्टोरेंट है, ठीक है। अब मैं रेसिपिएंट को नहीं ढूंढूंगा कि तू कहाँ का है, हम सीधा देखेंगे कि भाई रेस्टोरेंट कहां पर है, वो जगह कहां पर है, प्लेस वेयर दिस इज परफॉर्म, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस,
कि रेस्ट आप खाना कहां बिठा के खिला रहे हो, केटरिंग की सर्विसेज कहां प्रोवाइड की जा रही है, पार्लर कहां पर है आपका, जिम कहां पर है आपका, आपका जो ये फिट वो सेम अगेन पार्लर कहां पर है आपका, ठीक है। हेल्थ ट्रीटमेंट यानी कि आपका हॉस्पिटल है या जो भी चीजें हैं वो कहां पर है, प्लास्टिक सर्जरी आप कहां दे रहे हो, तो ये जितनी भी चीजें हैं यहां पर अब रजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड पर्सन का कोई कंफ्यूजन नहीं है, इन पॉइंट्स के लिए वो चीज खत्म हो गई है। यहां पर कोई भी हो, कोई कंपनी वो सर्विस ले रही है अपने एम्प्लॉयज के लिए या कोई एम्प्लॉय खुद जाके पर्सनली अपने लिए वो सर्विस ले रहा है, देर इज नो सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन। आपको बस यहां पर ये देखना है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कहां की जा रही है। मुश्किल पार्ट आप समझ चुके हो, आगे अब क्या आने वाला है, आगे देखो एक तरह से इनको फन वे में लो कि दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स, आपके सामने चीजें रखी जा रही हैं कि भाई इनकी सप्लाई कहां बनेगी, तो आपको दिमाग लगा के उस चीज को आंसर करना है। जो कंफ्यूजन वाला पार्ट था ये हमने सॉर्ट कर लिया, इसको हमने स्टोरी के थ्रू और अच्छे तरीके से हमने समझ लिया, तो मेन कॉन्सेप्ट जो है ना वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके सामने लेके आने वाला हूं, उनको भी ध्यान से अच्छे से बाइफरकेट करके समझेंगे, तब भी मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स का क्रॉस रेफरेंस आपके सामने वहां पर रखूंगा। ठीक है, तो इससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी इन पॉइंट्स के ऊपर आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो चीजें स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूं, इनका जो मैं आगे ये जो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस है जैसे, तो ये इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड में नहीं घुसना, वो जो घुसना था हम घुस के वहां से निकल चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब। एडमिशन टू इवेंट्स और अम्यूजमेंट पार्क एंड एंसिलरी सर्विसेज, सेक्शन नंबर 12(6). ये क्या कहता है, एडमिशन टू इवेंट्स, एडमिशन टू इवेंट्स, अम्यूजमेंट पार्क एंड एंसिलरी सर्विसेज, एंड एंसिलरी सर्विसेज। अब ये क्या कहता है, देखो एक हमने पढ़ा था, देखो एडमिशन टू इवेंट्स है ये, ऊपर हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं साथ में कॉल बैक कर रहा हूं उस चीज का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स में और एडमिशन टू इवेंट्स में फर्क है। एक इंसान है जो इवेंट को, अब जैसे मान लो ए है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुझे इवेंट जो है ना ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि वो सब कुछ करेगा, वो वेन्यू डिसाइड करेगा, वो वेन्यू बुक करेगा, वहां पर स्टेज लगाएगा, वहां पर कुर्सियां सेटअप करवाएगा, वहां पे सारी चीजें करवाएगा। दूसरा बंदा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडियंस को वहां पर लेके आना, और वो टिकट सेल करेगा उसकी, यानी कि उसको वहां के लिए एंट्री देगा। तो भाई इवेंट यहां पर इसने क्रिएट कर दिया, अब ये यहां पर उस एंड, ये इसका गेट है मान लो, ठीक है, यहां से लोग आएंगे अलग अलग जगह से, तो ये जो है यहां पर इनकी एंट्री करवा रहा है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है, यहां पर तो आपको देखना है रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर इवेंट टेक प्लेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो टिकट बेची जा रही है, एंट्री करवाई जा रही है उसी इवेंट के अंदर, उसका जो पार्ट है वो अलग सेक्शन में कवर्ड है, वो सेक्शन नंबर 12(6) में कवर्ड है, और वो ये कहता है कि भाई हम रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में भेदभाव नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई जहां पर इवेंट हो रहा है दैट इज अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो यहां पर यह डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। एग्जामिनर थोड़ा अलग तरीके से कहानी बनाकर आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट है या एंट्री टू इवेंट है। ठीक है, एंट्री टू इवेंट में हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, द प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के अंदर देखेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन है या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर्ड पर्सन की प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर देखो ट्रिकी है, तभी मैं इस पे बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन जितनी बार आप इस इन क्रॉस रेफरेंसेस को सुनोगे और समझोगे तो आपके कॉन्सेप्ट और पक्के होंगे, और बाद में जाके आपकी गलतियां यहां पर नहीं होने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या बचा, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 10, जो कि बात करता है सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस। ये किस चीज से सिमिलर है, ये सिमिलर है आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स से। ठीक है, ये क्या कहता है कि भाई जो आपका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है, कि भाई जहां से आप पहली बार निकलने वाले हो, इसके अंदर मैं फ्लाइट का एग्जांपल लेता हूं, मान लो फ्लाइट चलेगी दिल्ली से, ठीक है, वो दिल्ली से जाएगी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से पहुंचेगी वो गोवा में। ठीक है, अब यहां पर गुड्स ऑन बोर्ड कन्वेंस ले जाए गए दिल्ली में, जहां से उसने
फ्लाइट में शुरू किया उसने अपना जर्नी। ठीक है, जाना इसको यहां से यहां तक था। तो भाई जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर है जो कि है आपका दिल्ली, तो दिल्ली विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। ये सर्विसेज कैसे हो सकती हैं? अब देखो, गुड्स का मतलब क्या है यहां पर? फूड। ठीक है, फूड जो है वो दिल्ली के अंदर लोड किया गया। ठीक है, आपको वहां पर फूड प्रोवाइड किया गया, तो दैट विल बी अ सर्विस। ठीक है, तो यहां पर द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज दिस। ओके, उसके बाद दूसरी चीज आती है आपके पास, इसका और एग्जांपल देखें। चलो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हम इसको हटाते हैं। हम सीधा सीधा देखते हैं, प्योरली एक सर्विस वाली चीज लेते हैं, मान लो। ठीक है, आप दिल्ली से आपने फ्लाइट बोर्ड की। ठीक है, वहां पर अब आपका मन करता है मूवी देखने का। अब वहां पर उन्होंने क्या रखा हुआ है कि अगर आपको मूवी देखनी है तो आपको 100 रुपए वहां पर पे करने होंगे, और आपको एक तरह से मूवी रेंट पे मिल जाएगी ड्यूरिंग योर जर्नी। ठीक है, तो ये एक प्योरली सर्विस है। ठीक है, जो आपको यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। तो इस केस के अंदर दो शेड्यूल फर्स्ट, अब आपने मूवी हो सकता है एमपी में जाके स्टार्ट करी हो। आपने एमपी जब पहुंचे तो आपको लगा कि यार मैं तो बोर हो रहा हूं, गोवा तक जाना है और 1 घंटा लगेगा, तो मैं कोई मूवी खरीद के ले लेता हूं। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो बनेगा फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। भले ही आपने इस पॉइंट पे पहुंच के उस चीज को खरीदा हो, दैट डजंट मैटर। ठीक है, आई होप ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद आता है आपका सब सेक्शन नंबर 12, सब सेक्शन नंबर 11। 12 सबसेक्शन 11। ठीक है, ये किस बारे में बात करता है? ये आते हैं आपके पास भाई टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज किस किस नेचर की हो सकती है? तो भाई वो आपके पास हो सकता है, देखो मैं यहां पे लिस्ट लिखता हूं। टेलीकॉम सर्विसेज हो गई नॉर्मल, जो आपका जैसे जियो की सिम है या जो भी है, टेलीकॉम सर्विसेज। उसके बाद आपका इसके अंदर हो सकता है एडिशन में डेटा ट्रांसफर। ठीक है, और आपका आ सकता है यहां पर ब्रॉडकास्ट, जो टीवी है, ये सब चीजें हैं, नॉर्मल केबल नेटवर्क, केबल, और आपका डीटीएच, जो पहले डिश टीवी और ये सब चीजें होती थी, अभी थोड़ी सी कम हो गई हैं, बट हाँ, तो ये सब चीजें। तो ये जो चीजें हैं, ये एक तरह से उसके अंदर आता है, मास मीडिया वाली चीजों में आता है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं इन सर्विसेज को एंजॉय करने के। पहली बात तो आपका, जैसे मान लो मैं मोबाइल की और इन सर्विसेज की बात करूं, तो पहले आपका क्या होता था? फिक्स्ड लैंडलाइन केबल। ठीक है, या आपका डीटीएच है तो उसमें फिक्स्ड आपका एक आपका जो सैटेलाइट है, टावर है, सॉरी, एक हाँ, सैटेलाइट सॉर्ट ऑफ चीज़ जो आपके छत पे लगा दी जाती है, जिससे आपका कनेक्शन आता है, तो ये फिक्स्ड लैंडलाइन टाइप की चीज़ हो गई यहाँ पर। ठीक है, या फिर केबल की लाइन, जो केबल टीवी आता है आपके घर में, तो पहले क्या होता था कि केबल एक एक घर के अंदर पहुंचाई जाती थी और वो आपका टीवी उस तरीके से चलता था। ठीक है, उसके बाद आपका या फिर दूसरा बिजनेस मॉडल यहां पर हो गया आपका पोस्ट पेड। अब पोस्ट पेड भी देखो सारी चीजें हो सकती हैं, मोबाइल का डेटा भी हो सकता है आपका, आपका टीवी का भी चीजें हो सकती हैं, सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका प्रीपेड। प्रीपेड भी हर चीज पे अप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अदर केसेस। चलो उसको मैं अदर में डाल देता हूं। ओके, अब देखो इन चीजों के अंदर यहां पर हर एक का प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट बनेगा, और कहीं ना कहीं आपको रीजनेबल भी लगेगा, तो इसका आपको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे, बस समझ लो और आपको याद रहेगा। ठीक है, फिक्स्ड लैंडलाइन भी देखो सीधी सी बात है, जहां पर उसको फिक्स्ड किया जा रहा है, दैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो भाई प्लेस विल बी प्लेस जहां पर फिक्स्ड है। ओके, पोस्ट पेड के केस में अगर मैं बात करूं, तो भाई पोस्ट पेड में भी देखो आपके पास एड्रेस होगा, क्योंकि पोस्ट है एक तरह से। देखो पहले क्या होता था कि पोस्ट पेड में आपके पास प्रॉपर वाया पोस्ट आपको डिटेल्स आती थी कि हाँ भाई आपने इतना यूज़ किया है, इतना आपका ये सब चीज़ें हैं, तो एड्रेस होगा, वहीं आपके पास वो चीज़ें पहुंचेगी, एक तरह से याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो एड्रेस है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। एक तरह से टेल टेल टू लग रहा है, बट टेल टू बोलेंगे नहीं, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, दोनों में से एक आपका यहां पर बन जाएगा। फिर आता है आपके पास प्रीपेड। अब प्रीपेड के केस के अंदर आपके पास क्या आता है कि भाई देखो, प्रीपेड क्या होता था?
अभी तो देखो हम सीधा गूगल पे या फिर कोई भी फ़ोन पे वगैरह खोलते हैं और रिचार्ज कर लेते हैं, बट पहले क्या चीज़ें होती थी और अभी भी कहीं ना कहीं होती भी होंगी कि भाई जो लोग गूगल पे इतना यूज़ नहीं करते हैं तो कूपन्स वाउचर्स ये सब मिलते थे जिसको स्क्रैच करके आपको कोड मिलता था और आप अपना रिचार्ज कर लेते थे। तो ऐसी चीज़ें हैं, इस चीज़ के अंदर रिसिपिएंट को ट्रैक करना इज़ नॉट ईजी। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया कि भाई अगर इफ यू आर सेलिंग थ्रू एजेंट, ठीक है, देखो किसी एजेंट के पास ये सारे के सारे वाउचर्स और कूपन्स जा रहे हैं और फिर वो आगे सेल हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर अगर एड्रेस जो है आपका एजेंट का एड्रेस आपके पास है, तो वो एजेंट का जो एड्रेस है दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर वो नहीं है तो जो सेल कर रहा है उस एजेंट को, यानी कि वो जो सप्लायर है, दैट इज योर सप्लाई। ठीक है। और दूसरा केस क्या होता है यहां पर कि भाई डायरेक्ट टू अगर फाइनल कंज्यूमर बेचा जा रहा है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो बेसिकली देखो मैं प्रीपेड को और अच्छे से समझाता हूं। प्रीपेड में क्या है, ये आपका सप्लायर है, ठीक है। इसके पास दो तरीके हैं, या तो वो एजेंट के थ्रू सप्लाई करे या फिर वो सीधा फाइनल कंज्यूमर को सप्लाई करे, फाइनल कंज्यूमर को। ठीक है। अगर वो फाइनल कंज्यूमर को बेचता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है। लेकिन अगर वो एजेंट को बेचता है और एजेंट का उसके पास एड्रेस है तो दिस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर उसके पास एड्रेस नहीं है तो ये तो था ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और अदर केसेस के अंदर आपका जो भी 12(2) वाली चीजें हैं वो आ जाती है कि भाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अगर है तो दैट विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट या फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है, पहले लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट चेक करेंगे, वो नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर आपके पास यहां पर आ जाएगा। ठीक है। फिर आता है आपके पास अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि अगर आपकी जो पेमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, यानी कि आप गूगल पे से वो चीज कर रहे हो, तो उसके अंदर आपका ऑब्वियस ही बात है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होगा एंड दैट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। तो ये देखो सारी की सारी रीजनेबल चीजें थी, बस इस पॉइंट को अच्छे से थोड़ा सा याद रखना प्रीपेड के केस के अंदर कि अगर एजेंट के थ्रू बेच रहा है, ठीक है, तो एजेंट का अगर एड्रेस है तो एजेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं है तो सप्लायर तो है ही। ठीक है। फाइनल कंज्यूमर को अगर दे रहा है तो भाई हम कंज्यूमर को ट्रैक नहीं कर सकते, तो भाई सप्लायर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। थोड़ी सी चीजें देखो आपको यहां पर रटनी भी पड़ेंगी, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने शुरू में ही बता दिया, बट अगली वीडियो में जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इसके आपको किस तरीके से पढ़ना है वो चीजें आपकी और क्लैरिफाई होती जाएगी अच्छे से। तो प्लीज इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखें, 2-3 बार ये चैप्टर आपको रिवाइज करना पड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि है हमारा एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, सेक्शन नंबर 12-14। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। अब देखो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो है ना वो बहुत सारे मैनर्स में प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है। जैसे कि मान लो न्यूज़पेपर में, या फिर आपका आपने मेट्रो स्टेशन, मेट्रोज में देखा होगा। पहली बात तो मेट्रो स्टेशन, स्टेशन पे आपके बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, होर्डिंग्स लगी होती है। ठीक है। मेट्रो के ऊपर खुद या किसी ट्रेन के ऊपर पूरे के ऊपर आपको छाप दिया जाता है कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई मूवी का पोस्टर्स लगे होते हैं, ये सब चीज़ें लगी होती हैं। ठीक है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। आपको एसएमएस के थ्रू वो चीज़ प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास न्यूज़पेपर हो गया, स्टेशंस हो गया, हाँ एफएम रेडियो हो सकता है, रेडियो के थ्रू एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो ये सारे तरीके हैं और बेसिकली ये पूरा का पूरा नेशनल बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें क्या करना है आपको कि भाई स्टेट का जितनी भी स्टेट्स हैं, अब जैसे मान लो न्यूज़पेपर है वो 3 स्टेट्स में सर्कुलेट हो रहा है, 3 स्टेट्स में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है। तो उसमें कोई एडवर्टीजमेंट, कॉमन एडवर्टीजमेंट कराई जा रही है जो उन तीनों स्टेट्स के अंदर जा रही है। तो वो जो एडवर्टीजमेंट है मान लो 1 लाख रुपए की है टोटल मिला के फॉर दोज 3 स्टेट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है। तो उसको डिवाइड कैसे करोगे, तो तीनों स्टेट्स के अंदर जितना जितना आपका गया है उस हिसाब से आप प्रोपोर्शनेट करके उसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है। स्टेशन पे है तो भाई नंबर ऑफ स्टेशन स्टेट्स में कितने हैं उसके बेसिस पे आप डिवाइड कर दोगे। अगर मेट्रो के ऊपर या ट्रेन के ऊपर है तो भाई ट्रैक, किस स्टेट में कितना ट्रैक पड़ता है उस ट्रैक के बेसिस पे डिवाइड कर दोगे। तो बेसिकली आपको जो चीजें वहां पर डिवाइड प्रोवाइड की जाएंगी उसका आपको प्रपोर्शन निकालना है।
और उसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप हर स्टेट में हर जगह उसको डिवाइड कर दोगे और वो उस चीज की रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ सप्लाई बनती जाएगी। ठीक है, एसएमएस डिसेमिनेट किए जा रहे हैं कि भाई सबको किसी किसी चीज़ की जागरूकता फैलाने के लिए एसएमएस किए जा रहे हैं। तो जहाँ जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो चीज़ें फैलाई जा सकती हैं, तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया जा सकता है कि भाई हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ये एसएमएस सर्कुलेट करवाने हैं इन 4 या 5 स्टेट्स के अंदर। तो वहाँ पर जितने स्टेट्स में जैसे-जैसे वो चीज़ प्रोवाइड की गई है, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर दोगे। अगर कोई रीज़नेबल बेसिस प्रोपोर्शनेट करने का नहीं मिलता है, तो स्टेट की जो पॉपुलेशन है, उसका जो लास्ट सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन है, उससे डिवाइड करके आप हर स्टेट का कितना बनता है, वो आप निकाल सकते हो। बाकी जो स्टडी मटेरियल है, उसके अंदर ये चीज़ बड़े ही अच्छे से यहाँ पर आपको दी गई है। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बात करूँ, एडवर्टीजमेंट वाला, एक लंबी सी लिस्ट है, लास्ट पार्ट आपका बनता है इस चैप्टर का। ओके, दिस इज द पार्ट। ये है एडवर्टीजमेंट का। ठीक है, जो जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी, वो चीजें यहां पर मेंशन की गई है। अब एक एक करके और डिटेल में इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर है और पब्लिकेशंस हैं, तो उसको आप कैसे बांटोगे? अमाउंट पेबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टीजमेंट इन ऑल द एडिशंस ऑफ न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस विच आर पब्लिश्ड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हर स्टेट में कितना पब्लिश हुआ है उस रेशियो में बांट दोगे। Advertisement through printed material like pamphlets, leaflets, diaries, calendars, t-shirts. Amount payable for the distribution of a specific number of such material in each state. वही स्टेट के रेशियो में बांट दो, कितने कितने स्टेट में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको आप डिवाइड कर दोगे, अलग अलग आप कर सकते हो। ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स ऑन होर्डिंग्स अदर देन दोज ऑन ट्रेन्स। तो भाई अमाउंट पेबल फॉर लोकेटेड इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो यानी कि हर स्टेट के अंदर उसको कितना कितना है, सबको बेसिकली आपको स्टेट्स की रेशियो में बांटना है। अलग अलग स्टेट्स में चीजें फैलाई जा रही हैं, ट्रेन्स के ऊपर है तो भाई उसको भी कर दोगे, उसमें बस आपको रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक देखना है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो भाई इस तरीके से यहां पर सारी चीजें बनती है, हर चीज को स्टेट और यूटी की रेशियोज के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके बाद अगर इसको आपको और डिटेल में समझना है, तो यहां पर देखो छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए गए हैं। इनको आप अगर एक क्विक रीडिंग भी दोगे तो आपका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एक नंबर का या ये आपका किसी ना किसी जो एग्जांपल्स हैं सारे देखो, हर एक के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक एग्जांपल यहां पर आपको दिया गया है। आप एक एक को रीड करेंगे, ये एक एक पॉइंट आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर का बन के आ सकता है एज इट इज, या तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिर किसी ना किसी क्वेश्चंस का पार्ट बन के ये आ सकता है। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही। पूरा का पूरा चैप्टर हमने समझ लिया, हर चीज मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया है, स्टिल अगर आपको कोई और चीजें समझनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं, तो उसके साथ आपको इन चीजों को भी मैं कवर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि इन एग्जाम्पल्स को भी मैं वीडियो में कवर करूं, कि आपको पढ़ा, आपको कुछ ना कुछ डाउट रहा, तो इन एग्जाम्पल्स को भी अगर आप चाहते हो मैं वीडियो में कवर करूं, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं इन एग्जाम्पल्स को भी कवर आपके लिए कर सकता हूं। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।